बुलंदशहर शहर से एक बड़ी खबर। अगोरा गांव में तेज बारिश के चलते एक मकान गिर गया। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के अगोरा गांव की यह घटना है। यह हादसा हुआ जिसमें मलबे में दबकर 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस और लेखपाल की टीम ने मुआयना किया है। ये दुखद खबर, जहां हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के अगोरा गांव की ये घटना है। तेज बारिश के चलते मकान गिर गया जिसके मलबे में 4 बच्चे दब गए और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं गाजियाबाद में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश और इस बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर पानी भर गया है और इस पानी के भरने से जहां गाड़ियों को गुजरने में दिक्कत हो रही है। जल भराव से हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबा जाम लगातार हो रही तेज बारिश के चलते गाजियाबाद में इस बारिश का असर दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर देखने को मिला, जहां पानी भरा और इसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। काफी जाम लग गया है। जल भराव से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को इससे काफी दिक्कत हो रही है। और एक बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त आपको दे दें। बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा सचिवालय में जुटे हैं, कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हटाए गए कर्मचारी, बता दें कि 228 कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। बर्खास्त कर्मचारी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में बैकडोर से एंट्री का मामला, जिसमें कार्रवाई के बाद अब विधानसभा सचिवालय में जुटे हैं बर्खास्त कर्मचारी। ये बर्खास्त कर्मचारी जुटे थे विधानसभा सचिवालय में, कोर्ट जाने की ये तैयारी कर रहे हैं। जो हटाए गए कर्मचारी हैं, इनका भी अब रोष दिखा। 228 ये कर्मचारी है जिन्हें हटाने का फैसला लिया गया। बर्खास्त कर्मचारी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, विधानसभा में बैकडोर से एंट्री का ये मामला, जिसमें आरोप लगे थे कि विधानसभा में अपने परिचितों को नेताओं ने नौकरी दिलाई, जिसके बाद जो भर्तियां की गई थी उन्हें रद्द किया गया। लेकिन अब इन 228 कर्मचारियों को जो हटाने का फैसला लिया गया, इसके खिलाफ कर्मचारियों का रोष भी दिखा। और हमारे संवाददाता पंकज ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कहना है इन कर्मचारियों का? जी पंकज, ये बर्खास्त कर्मचारी क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, अब कर्मचारियों का ये कहना है कि वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है वो शुरू कर दिए हैं तैयार करने, और अभी तक मीडिया के सामने आके किस तरह से उन्होंने बातचीत नहीं की है। और क्योंकि एबीपी गंगा लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, उसको लेकर साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि उसी के बाद ये बड़ा एक्शन उत्तराखंड में आज हुआ है। तो कर्मचारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कर्मचारियों का अभी ये भी कहना है कि एक बार पहले वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से ही बातचीत करेंगे और उसके बाद वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर अभी जो जानकारी मिली है, अभी क्योंकि मैं खुद विधानसभा में मौजूद था और तमाम जो कर्मचारियों को हमने देखा है, तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद वो कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही या तो कल या परसों तक ये कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि वो अभी शासन की ओर से जो आदेश जारी होने वाला है, जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, कार्रवाई विभाग से जल्द ही इनके निष्ठीकरण का आदेश जारी होगा, तो उसके बाद वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, लेकिन पंकज, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, इसका क्या मतलब है? इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है, तो उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ही वो संभवतः कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि क्योंकि एक पक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की तमाम चीजों की जो जांच है वो कोई समिति नहीं कर सकती है, जज या सुप्रीम कोर्ट के जज ही उसकी जांच कर सकते हैं। तो उनका एक पक्ष ये हो सकता है कि वो जो जांच है उसको चैलेंज करें, जो जांच की गई है कि जांच में जो चीजें रखी गई हैं वो गलत है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। उसके अलावा क्योंकि सैलरी स्लिप है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो है, उसके अलावा उनका जो कार्ड उनका बना हुआ है विधानसभा का वो है, उसके अलावा अन्य तमाम डॉक्यूमेंट्स है जो विधानसभा स्तर से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंट्स वो लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी यही जानकारी मिली है कि वो सभी चीजें तैयार करके वो पहले कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, एक बार इसकी पूरी पृष्ठभूमि है इस मामले की, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। कितने साल से कब तक की ये पूरी भर्तियां हैं और क्या आरोप इन भर्तियों को लेकर हुए थे, और अब ये जो कार्रवाई हुई है इसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है?
देखिए, क्योंकि 2011 से लेकर 2022 तक जो भर्तियां हुई थी, उन भर्तियों को पूरी तरह से जांच समिति के आधार रखा गया था। जांच समिति ने उन्हीं तमाम चीजों की प्राथमिक तौर पर अभी जांच की है। तो इसमें शुरुआती दौर में ये पाया गया था 2016 में जो तदर्थ रूप में नियुक्त किए थे 156 कर्मचारी, उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश कर दिए हैं। दूसरी जो नियुक्ति की गई थी वो 2021 में जो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके माध्यम से की थी। 72 नियुक्तियां की गई थी और इन 72 नियुक्तियों को भी हटाने के आदेश कर दिए हैं। और 22 नियुक्तियां थी जो उपनल के माध्यम से की गई थी, तो उन्हीं नियुक्तियों को हटाने के आदेश अभी किए गए हैं। और इसमें क्योंकि तमाम जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, इसके अलावा जो विधानसभा की नियमावली है और उसके साथ साथ ही जो भर्तियों में प्रोसेस किया जाता है, चाहे हम विज्ञप्ति की बात करें या इसके अलावा हम सेवायोजन कार्य से नाम लेने की बात करें, संविधान में समानता के अधिकार की बात करें, इसके अलावा अन्य जो भी तमाम नियम फॉलो किए जाते हैं, उनमें किसी भी तरह के नियम फॉलो नहीं किए गए। इस तरह की जांच में चीजें की गई हैं, तो ये सभी चीजें इसी दायरे में आई है। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने इन तमाम नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ठीक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका पंकज। तो ये बड़ी इस वक्त खबर आपको दे रहे हैं, कोर्ट जाने की तैयारी में अब बर्खास्त कर्मचारी है। बर्खास्त कर्मचारी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जो भी उनकी नौकरी से जुड़े हुए संबंधित कागजात हैं उन्हें तैयार कर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी हो रही है। और अब एक और बड़ी खबर आपको दे दें, आजादी से अंत्योदय तक अभियान में गाजियाबाद देश में नंबर 1 बना है। 75 जिलों में चल रहा था आजादी से अंत्योदय तक अभियान और भारत सरकार ने संयुक्त सचिव भारत सरकार के उनके द्वारा डीएम को निमंत्रण भेजा गया है। 26 सितंबर को नई दिल्ली में ये सम्मान समारोह होगा। डीएम और सीडीओ को सम्मानित किया जाएगा। ये अभियान चला जिसमें गाजियाबाद ने बाजी मारी है। आजादी से अंत्योदय तक अभियान में गाजियाबाद देश में नंबर 1 बना है। 75 जिलों में ये आजादी से अंत्योदय तक अभियान चला। और शक्ति हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शक्ति, पहले इस अभियान के बारे में बताएं और उसके बाद बताएं कि गाजियाबाद को इसमें नंबर 1 पद कैसे मिला है। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद को इसमें नंबर 1 पद इसलिए मिला क्योंकि गाजियाबाद के जो डीएम हैं, डीएम राकेश कुमार सिंह और सीडीओ हैं विक्रमादित्य मलिक, एक आईएएस ऑफिसर है दोनों ही, और इन दोनों ने ही जो कार्य किया, यानी कि 9 मंत्रालय 9 मिनिस्ट्री की 17 स्कीम थी, 17 योजनाएं थी। जो योजनाएं थी उन सभी को उन्होंने इतनी मेहनत से उन सभी तक पहुंचाया जहां तक पहुंचाना था। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम थी उसने पूरे देश में मुआयना किया और देखा कि किस जिले में कितना कार्य हो रहा है। यानी कि 2 मंत्रालय, आप सोच सकते हैं कि 9 मंत्रालय काफी मंत्रालय और उनकी 17 स्कीमें, यानी कि जो स्कीमें थी, जैसे दिव्यांग जन के लिए स्कीम थी, बहुत सारे ऐसे ठीक है, बिल्कुल शक्ति एक बड़ी उपलब्धि है। और सीडीओ भी आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। उन्हें सम्मानित करने के लिए निमंत्रण मिला है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है शक्ति, हमारे सीडीओ है हमारे साथ हैं विक्रमादित्य मलिक। हम कहेंगे कि आप सीधा इन्हीं से सवाल कीजिए, इन्हीं से पूछिए कि इन्हें कैसा इस समय लग रहा है, क्योंकि देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया गाजियाबाद में। आप सीधा पूछ सकते हैं। जी विक्रम जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर और बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले बताएं कि ये जो बड़ी अब उपलब्धि हासिल की है और आपके लिए इसको सम्मानित भी किया जाएगा, आपका क्या पहली प्रतिक्रिया है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैडम, पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि विक्रमादित्य सिंह मलिक साहब जो मुख्य विकास अधिकारी हैं वो अवकाश पर हैं। मैं उनकी जगह पर पीडीटीआरडी बोल रहा हूँ। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बड़ा सम्मान गाजियाबाद को मिला है। 26 सितंबर को नई दिल्ली में ये सम्मान समारोह होगा जिसमें डीएम और सीडीओ को सम्मानित किया जाएगा, जहां कई सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। और इसमें जो पहला स्थान है वो गाजियाबाद ने हासिल किया है। 75 जिलों में आजादी से अंत्योदय तक अभियान चला था और इस बाबत भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने अब डीएम को इस बाबत निमंत्रण भेजा। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज सामूहिक तौर पर मुंडन कराकर अपना विरोध जताया है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आज 135वां स्थापना दिवस भी है, लेकिन छात्रों के आंदोलन के चलते यूनिवर्सिटी में आज कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि पिछले कई दिनों से मचे हंगामे के बीच आज का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। अहंकार किसी का जग जाए तो उसके लिए उसको दबाना चाहिए।
और हम हमारे 8-10 साथी आमरण अनशन पे पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं, तो उनके समर्थन में और फीस वृद्धि के विरोध में आप देखेंगे कि स्थापना वर्ष के दिन, आज ही के दिन कल हम लोगों ने शव यात्रा निकाली थी और उसके बाद उनको जलाया भी था शव को, और उसके बाद आज शुद्ध संस्कार है और कल हम लोग पैरवी करेंगे। तो ये फीस वृद्धि का ये अनवरत जारी रहेगा और जब तक फीस वृद्धि नहीं वापस हो जाएगी तब तक हम लोग करते ही रहेंगे। कल हम लोगों ने शव यात्रा निकाली थी, परंतु पुलिस ने हमसे सब छीन लिया था, परंतु हमने कल किसी तरीके मशक्कत करके सब ढूंढ लिया और रात में अंतिम संस्कार किया। और आज हिंदू रीति रिवाज के तहत आज मुंडन का कार्यक्रम है और पिंडदान किया जाएगा। साथ में जो घंट है 135 वर्षों से हमारा ये जो बरगद के पेड़ है, उसी में हम लोग आज 135 आज स्थापना दिवस के अवसर पे आज हम लोग वहाँ पे घंट बांधेंगे और विश्वविद्यालय में आज कोई कार्यक्रम नहीं करा रहे स्थापना दिवस पे, आज हम कार्यक्रम कराएंगे और आज विश्वविद्यालय को ऐसे तानाशाह से मुक्ति देने का काम अपने बरगद को करेंगे, बरगद को छुड़ाने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, हालांकि ये शांतिपूर्ण पूरा प्रदर्शन है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अगर देखें तो बहुत सख्त ये इस समय आंदोलन चल रहा है इन छात्रों का। स्थापना दिवस भी है, बावजूद इसके जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये किसी भी संस्थान के लिए, शिक्षकों के लिए अच्छी नहीं है। क्या प्रशासन की तरफ से कहना है इसके बाद? देखिए, 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आज उनके आंदोलन का 23वां दिन है, जबकि आमरण अनशन का आज 18वां दिन था। आज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस भी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना के 135 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई भी औपचारिक तौर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। दूसरी तरफ छात्रों ने आज जो अनशन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, उन्होंने आज सामूहिक तौर पर मुंडन कराया और प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया। और छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक 4 गुना जो फीस बढ़ाई गई है वो फैसला वापस नहीं होता है, तब तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन का अड़ियल रवैया लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आज भी छात्रों के साथ बातचीत करने, उन्हें समझाने की कोई कोशिश नहीं की है। और ये जो तनाव है, संवादहीनता की जो स्थिति है, उससे माहौल जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। जो पीटी के एडमिशन का काम है वो पहले ही स्थगित कर दिया गया है, वो प्रक्रिया पहले ही स्थगित कर दी गई है और अब ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी छावनी में तब्दील है, उससे लगता नहीं कि जो यूजी की प्रवेश प्रक्रिया है वो भी तय वक्त पर शुरू हो पाएगी। बहरहाल छात्रों ठीक है मोइन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए जाने का। बढ़ेंगे आगे। पार्टी में चल रहे घमासान और नेता पदाधिकारियों के इस्तीफों के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में पार्टी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरते हुए राजभर ने कहा है कि सुभाषपा के निशाने पर अब समाजवादी पार्टी है। उन्होंने पार्टी नेताओं को ललकारते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य अब समाजवादी पार्टी को खत्म करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को घमंड हो गया है और ये घमंड फिर सपा को उसी तरह विधानसभा में फिर से 2 अंकों में ला देगा, जिस तरह 2017 के चुनाव में हुआ था, जब सपा को महज 47 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। ताजा कार्रवाई का जो मुद्दा जो है यूपी की सियासत में कितना गरमाने वाला है सरकार द्वारा? देखिए, सरकार अपना काम, अदालत अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी को गलत सलाह नहीं देता कि आप गलत करो। अगर कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सही है तो सही होगा। आजम खान पर अखिलेश का ताजा रुख क्या इशारा करता है? अब देखिए, आप कुछ समझदार हैं, आपने देखा कि रमाकांत यादव जी जब जेल में बंद होते हैं तो अखिलेश जी मिलने जाते हैं। वहीं बरेली के विधायक जेल में बंद है, उनसे नहीं मिलने जाते हैं। आजम खान जी जेल में बंद रहते हैं, उनसे नहीं मिलने जाते हैं। और तमाम जुल्म जाती अत्याचार मुसलमानों के ऊपर होते हैं तो कितना बोलते हैं आप बेहतर जानते हैं हमसे, तो कितना वो उनके प्रति हमदर्द हैं वो वही बता सकते हैं। आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये पूरी रणनीति? वो तो 100% है कि किसी को खड़ा करके वोट खाली लो, हिस्सा मत दो। 4 बार की सरकार में जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, कोई सरकार कितना बनाया? खाली वोटवे के लिए ना कि एक नेता खड़ा करते हैं, वोट पा जाते हैं, जब वोट मिल जाता है तो फिर काम खत्म हो जाता है। अच्छा, आप काफ़ी ज़्यादा आपने आज अखिलेश यादव पर हमला भी किया है, कहा है कि हमारी लड़ाई सीधे अब समाजवादी पार्टी से है। ये
क्या क्या देखिए, इशारा समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं। जी जी चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नाई, गुण, पाल, प्रजापति, बिंद, तिवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंधार, जुलाहा, धुनी, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये जो अति पिछड़े अति दलित जातियां हैं, इन जातियों को हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। 4 बार सरकार थी, फिर मैं कह रहा हूँ कितना हिस्सा दिया कश्यप को, बिंद को कितना दिया, राजभर को कितना दिया, चौहान को कितना दिया, पाल प्रजापति को कितना दिया। छोड़ दीजिए, इन लोग साथ नहीं दिए, लेकिन मुसलमान को साथ दिए। आप कितना मुसलमान को दिए? तो हम हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पार्टियों को पच नहीं रहा है। इस नाते वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि हम किसी कोई प्रकार का हम लोग तोड़-फोड़ नहीं कर रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के ऊपर आप जबरदस्त आरोप सबूत दे दें, अभी मोबाइल खोल के दिखा दें, उनकी फोटो दिखा दें। हमारे दल से छोड़ने वाले जितने भी लोग निकले हैं, सब अखिलेश जी के दरबार में फोटो खिंचाए हैं। वो तो गलत नहीं ना है, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है ना। मैं चैलेंज देता हूँ, चलिए उनकी सीसीटीवी कैमरा खुलवा के दिखा दें। तो ये माना जाए कि ये आपकी रैली जो है पूरी तरह सफल होगी, जो 100% भाई असफल बनाने का प्रयास किया है। आपको बाहर अखिलेश आपको गांव में घुसने नहीं देने तक का पोस्टर इन्होंने लगवा दिया है। अब तो आप कहें को 18 तारीख को कार्यक्रम है ना, 18 को आप आइएगा। हमको लगता है कि जो मऊ में हल्दरपुर में रैली थी, उससे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है। मऊ में ओम प्रकाश राजभर जहां एक तरफ पार्टी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके विरोध में मऊ के एक गांव में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर्स पर साफ लिखा था कि गांव में सुभाषपा की एंट्री मना है, राजभर बस्ती में ओम प्रकाश का आना मना है। ये पोस्टर थाना कोपागंज के लाखीपुर गांव में लगाए गए। ये पोस्टर आप देखिए, सावधान यात्रा को लेकर आज बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ये पोस्टर थाना कोपागंज के लाखीपुर गांव में लगे हुए दिखे हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर की एंट्री बैन है, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सावधान यात्रा को लेकर आज बैठक होनी, लेकिन उससे पहले ये पोस्टर भी चस्पा दीवारों पर नजर आए हैं। यहां देख सकते हैं आप, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान यात्रा से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुभाषपा के खिलाफ, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर गांव में लगे हुए हैं, बैनर लगाए गए हैं सड़कों पर, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि राजभर की एंट्री बैन है। और बैठक से पहले ये पोस्टर नजर आए हैं लगे हुए। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं, लेकिन खुद ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी इलाके में किस तरह माहौल बना है, पोस्टर लगाए गए हैं, वो आप तस्वीरों में देख पाए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।